हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। जैसे कि बेटा लास्ट क्लासेस में हमने जो है काफ़ी अच्छे से जो है टॉपिक्स को चैप्टर्स को कवर किया हुआ है। उसी तरीके से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार जो है टॉपिक जो आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इन टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराए जाए। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, सो बने रहिए सोमदेव सर के साथ सोमदेव फिजिक्स क्लासेस में। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। बहुत ही अच्छे से आप जो है समझिएगा बेटा, सभी कॉन्सेप्ट मैं आज इस क्लास में कवर करने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी को आसानी से सभी टॉपिक क्लियर हो सके। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले आपको जो है जानने होते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले यदि आपको पता होंगे तो डेफिनेटली आप जो है उसमें बेटर कर पाओगे। चलिए हम बात करेंगे बेटा, पहले हम बात करेंगे फॉर्मूलों की। ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो आप जो है न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला जो आता है आपका वो आता है बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सा टॉपिक आता है सबसे पहले? सबसे पहले टॉपिक आता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम जो है बेटा लैम्डा से डिनोट करते हैं और होता है Q अपॉन L। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया Q अपॉन L। ठीक है, सेकंड आपका आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है और होता है आपका Q अपॉन A। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सेकंड फॉर्मूला होगा जो आपको याद करना है। थर्ड आपका आता है बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम जो है रो से डिनोट करते हैं, ये आपका फॉर्मूला Q अपॉन V होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जो है थर्ड फॉर्मूला होगा जो आप लोग याद करोगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसमें? कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि आपको जो है जो एरिया वेक्टर होता है बेटा, एरिया वेक्टर जो भी आप लेके चलोगे, जो भी मानोगे, तो उस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है तो उसको आपको लिखना होता है कि जो डायरेक्शन आप लोगे वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि नॉर्मली आउटवर्ड आप जो है कंसीडर करते हैं। ठीक है, कभी भी उसको इनवर्ड कंसीडर नहीं करके चलना। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो कॉन्सेप्ट होगा, इनकी पॉइंट यानी कि जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को आप जो है बहुत अच्छे से फोकस करके चलेंगे बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। तो कॉन्सेप्ट रहेगा द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is assumed along the normal drawn on the area। ठीक है, यानी कि ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड जो डायरेक्शन आप कंसीडर करोगे बेटा वो कैसी कंसीडर करोगे? नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन जो है एरिया वेक्टर की आपको लेकर के चलनी होती है। आई होप सो ये आपको सब टॉपिक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, ये आपका क्या था बेटा? कॉन्सेप्ट। इनको आप जो है इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा कि ये कॉन्सेप्ट है जिसको आपको जो है याद करके चलना है। ये आपका कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है, इसको आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो एरिया वेक्टर होता है उसकी जो डायरेक्शन आप लोगे वो ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये आपका कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो इस पर हम देखें कि ये एंड 1 है और इसको हम कहते हैं एंड 2 है। ये आपका कर्व्ड सरफेस है।
तो जाहिर सी बात है एंड वन पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो नॉर्मली कैसी आएगी बेटा, आउटवर्ड। यानी कि एरिया वेक्टर को डीएस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डीएस वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड इस साइड आएगी। और यदि एंड टू की हम बात करें तो उस पर जो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो नॉर्मली आउटवर्ड यानी कि अवे, बाहर की तरफ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कर्व्ड सरफेस है, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में कंसीडर की जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑलवेज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तीनों डायरेक्शन दिखाई गई है, तीनों डायरेक्शन कौन कौन सी हैं। जैसे ये एरो जो होता है बेटा, जनरली एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है डायरेक्शन को, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। ठीक है, जो एरो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम में आपने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्शन दिखा दी है कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मली आउटवर्ड रहेगी। सपोज डैट यहाँ पर एक डायग्राम आपको कुछ ऐसा आ जाए कि यहीं पर आप लोगों को ये दे दिया जाए कोई सरफेस है। ठीक है, ये कोई सरफेस है, तो उस सरफेस में आपको जो है, चलिए इसको सरफेस को मैं थोड़ा सा एक बार करेक्ट करके बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये हम एक सरफेस कंसीडर करके चलते हैं बेटा। कुछ ऐसा ये जो है सरफेस बना हुआ है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो सरफेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको यदि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो ये जो एंड आप देख रहे हैं, एक एंड तो बेटा ये हो गया और एक एंड इसका ये हो गया। तो इस पर्टिकुलर केस में आप जो है यहाँ से इसको बता सकते हैं, या फिर इसका जो डायग्राम है वो हम जो है दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, एक क्यूब आपको बनाना है, तो क्यूब बनाने के लिए आप इस तरीके से क्यूब बना लीजिए। पहले ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्यूब आपको जो है दिखाया गया है। ठीक है, अब इस क्यूब पर ही यदि यहाँ पर आपका जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट किया हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जो है जेड एक्सिस है, तो उस पर्टिकुलर केस में एक एंड तो बेटा ये होगा इसका ये 1 और ये एक एंड हो जाएगा इसका ये 2 और ये एंड जो आप देख रहे हैं ये इस पर्टिकुलर केस के परपेंडिकुलर बैठेगा। और परपेंडिकुलर के केस में थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फ्लक्स का हम अभी फॉर्मूला लिखेंगे, वो फॉर्मूला EDS cos थीटा होता है। अब थीटा यदि 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और यदि हम सरफेस 1 और एंड 1 और एंड 2 की बात करें तो एंड 1 पर जो आपका एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, यदि आपको यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में दी गई है, तब एक एरिया वेक्टर यदि हम देखें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो इधर की तरफ होगी। ठीक है, ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। इस पर्टिकुलर फेस पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी, बट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर आ जाएगी जिसको DS वेक्टर कहोगे। तो यहाँ जो एंगल बनता है वो बनता है बेटा 180 डिग्री और यहाँ जो एंगल बनता है वो बनता है 0 डिग्री और बाकी सभी फेसेस पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। आई होप सो आपको ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले की। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला नंबर 4 वो है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई से हम डिनोट करते हैं, तो फाई ई हमने इसको कह देना है और ये होता है ई वेक्टर डॉट DS वेक्टर जिसको हम लिखते हैं EDS cos थीटा। तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा बेटा EDS cos थीटा।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपका जो फॉर्मूला होगा वो ये रहेगा। ठीक है, जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो आपका आता है बेटा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो आपका फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये आपका हुआ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक, इतना करने के बाद इसमें अब एप्लीकेशन है बेटा। ठीक है, या एक और इसमें फॉर्मूला हम बना लेते हैं, कूलम्ब्स लॉ का भी फॉर्मूला आ जाता है, क्योंकि वो जो है टॉपिक है एक डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम की हेल्प से आपको कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला होगा, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका जो है होता है कूलम्ब्स लॉ में, और कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है उसको हम गॉस थ्योरम की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए अभी तक आपके 6 फॉर्मूले। इसके बाद आपका जो 7th फॉर्मूला आता है बेटा वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो है बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम जानते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका Q अपॉन R स्क्वायर हो जाता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये फॉर्मूला याद रखना है। और एक इसमें जो है बेटा आता है कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को देखिएगा ध्यान से। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें है आपका, यदि हम बात करें व्हेन द पॉइंट, ये तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली है ये कब है, जब पॉइंट P आउटसाइड द सेल हो। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा व्हेन द पॉइंट P आउटसाइड द सेल। ठीक है, जब आउटसाइड द सेल है तो अब आपकी इंटेंसिटी ये है, फर्स्ट केस। सेकंड केस व्हेन द पॉइंट P lies on the surface of the cell। तो यदि हम ये कहें कि जो P पॉइंट है या वो लाई करता है ऑन द सरफेस ऑफ सेल। ऑन द सरफेस ऑफ सेल का मतलब क्या है, देखिएगा, ऑन द सरफेस ऑफ सेल का मतलब है कि जो हमने सेल कंसीडर की है बेटा, तो उसमें सेंटर इसका O होगा। तब यहाँ पर हमने इसको चार्ज दिया कितना, +Q, तो जाहिर सी बात है इसकी सरफेस पर सारी जगह क्या आ जाएगा, चार्ज आपका +Q हो जाएगा। तो यहाँ ऑन द सरफेस की बात हो रही है, तो ये जो रेडियस होती है वो आपकी आती है R। तब यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो आप यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट देख पा रहे हैं, इस फॉर्मूले में इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर जो है कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से थर्ड केस देखिएगा। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड आपका है व्हेन द पॉइंट lies inside the sphere या sphere inside the cell। जब पॉइंट P जो है इनसाइड द सेल लाई कर रहा हो, तो उस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा इनसाइड द सेल, तो क्या हो जाएगा, 0। तब यहाँ पर बात आ जाती है ग्राफ की। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा। यदि हम बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ जो बनेगा इसका, तो वो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनाना है।
ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपका हो गया सर्किल और ये आपका यहाँ से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है। ये आपका स्मॉल आर है और ये आपका इंटेंसिटी दिखाया गया है और यहाँ से इंटेंसिटी जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखानी है और यहाँ से आपको जो है ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखा देना है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है 1/4πε0 और ये है बेटा Q/r²। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, क्योंकि ये सरफेस पर जो रेडियस है वो आपको कैपिटल R दी गई है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम रहेगा फिगर, ये भूलना नहीं है आपको। समझ आ गई बात? आई होप सो ये अभी सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आई होगी। ये सब कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताए आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक फॉर्मूला और आता है आपका। फॉर्मूले आपके हो गए यहाँ पर 7 फॉर्मूले हो गए। 8th फॉर्मूला देखिएगा। 8th फॉर्मूला क्या कहता है कि यदि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, तो ये यदि आपका लॉन्ग चार्ज वायर के लिए बात आ रही है तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपका फॉर्मूला होगा E= होगा बेटा λ/2πε0r। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। और इसके लिए जो ग्राफ आप बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी साथ लगे देख लीजिएगा। ये यहाँ पर इंटेंसिटी और यहाँ पर डिस्टेंस, और जो ग्राफ इसके लिए आएगा बेटा वो ये आएगा, और ये कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये फिगर रहेगा बेटा जो आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद इसमें जो है फॉर्मूला जो रहेगा, फॉर्मूला नंबर 9, वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए uniformly charged infinite plane sheet। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आ गया वो कौन सा है बेटा? इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। और इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए जो आपका फॉर्मूला आता है इंटेंसिटी का वो होता है σ/2ε0। क्या होता है? σ/2ε0। अब यहाँ पर बार बार जिक्र हो रहा है सिग्मा का। सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। ठीक है, तब यहाँ से आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा डिस्टेंस, क्योंकि इसमें डायग्राम में फॉर्मूले में नहीं दे रखी है, तो इसलिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इसके लिए यूनिफॉर्म इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए वो इस तरीके से डायग्राम आप ड्रॉ करोगे। बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही आएगा मार्क्स आपके। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक कॉन्सेप्ट रह जाता है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा।
वो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि यदि मान लीजिए यहाँ पर दो आपको जो है चार्ज शीट दे रखी हैं, ध्यान से समझना बेटा, एक एक बात को एकदम समझ में आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ ना आए। और इस चार्ज पर मतलब चार्ज शीट पर जो चार्ज है वो आपका पॉजिटिव दिया है, दूसरी साइड भी आपका जो चार्ज दिया है वो कैसा दिया है, पॉजिटिव दिया है। तो इसको आप शीट 1 कह दीजिए और इसको आप शीट 2 कह दीजिए। अब ध्यान से सुनना कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि 3 पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, 1 2 और 3। एक पॉइंट को P, दूसरे को Q और तीसरे को R नाम दे देना है। ठीक है। अब ये देखिए इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। तो पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अवे होगी E1, और सेकंड वाली सीट से उससे भी डायरेक्शन कैसी होगी, अवे होगी। अब यदि R पॉइंट पर देखिए सीट 1 से तो अवे होगी और सीट 2 से भी क्या होगी, अवे होगी। अब यदि Q पॉइंट पर देखिए सीट 1 के कारण तो बेटा इंटेंसिटी होगी इधर, और सीट 2 के कारण जो इंटेंसिटी होगी वो होगी इधर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, यदि मान लीजिए इंटेंसिटी आपका जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि Q पॉइंट की हम बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट जो इंटेंसिटी होगी वो E1 माइनस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने सीट के लिए, तो इसको यहाँ से कट कर दीजिएगा। तब यहाँ से EQ इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0। यानी कि हम कह सकते हैं दो पॉजिटिव चार्ज शीट यदि प्लेन शीट दे रखी है, उनके बीच में यदि हम इंटेंसिटी निकाले तो वो कितनी आती है, 0। ठीक है। सिमिलरली ER पर आप देखोगे तो क्या होगा, E1 प्लस E2, तो यानी कि हो गया 2E, क्योंकि E1 और E2 की जो वैल्यू है वो इक्वल है, E1 इक्वल टू है E2 इक्वल टू है E के। ठीक है। तब यहाँ से हम जो है E की वैल्यू रखे 2, E की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, तो 2 से 2 कैंसिल। तब यहाँ पर ER की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यही सेम वैल्यू आप देखो P पॉइंट पर भी है, तो यहाँ से EP और इक्वल है ER के और इक्वल है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के। ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, अच्छे से समझते चले बेटा। ये आपका कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका जो है ये भी आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, यदि मान लीजिए यहाँ पर दो सीट आपको दे रखी है, एक आपको जो है पॉजिटिव दे दी गई है और एक आपको नेगेटिव दे रखी है। ठीक है, इसको सीट 1 कह देना, इसको सीट 2। फिर से आपको 3 पॉइंट मार्क करने हैं, P Q R लिख लेना है। अब सीट 1 के कारण जो इंटेंसिटी होगी वो बाहर की तरफ, और सीट 2 के कारण इंटेंसिटी होगी वो अंदर की तरफ। सीट यदि Q पॉइंट की हम बात करें, 1 के कारण इंटेंसिटी अवे और सीट 2 के कारण भी इंटेंसिटी टुवर्ड द सीट 2। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। R पॉइंट पर हम बात करें तो यहाँ से R पॉइंट पर यानी कि जो सीट 1 है उसके कारण तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी अवे, और सीट 2 के कारण इंटेंसिटी होगी टुवर्ड्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आउटसाइड द सीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी यानी कि EP इक्वल टू ER वो आपको मिलने वाला है बेटा कितना इस बार, 0। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ से ये फोर्स लगे हुए हैं, इंटेंसिटी लगी हुई है। एंड जो यहाँ पर हम EQ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये आपका हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, तो 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट जो है बेटा आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ तक ये सभी आपके कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के लिए समझाए हैं, क्लियर कराए हैं। तो आज आपको काम क्या करना है बेटा कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, सारे फॉर्मूले लर्न करें और इन फॉर्मूले के बिहाफ पर यूज़ करते हुए अपने जो है डेरिवेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, सो इसको
नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।